बहुत बहुत बधाई हो आपको इस अच्छी रैंक के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भविष्य बहुत अच्छा रहे, देश सेवा करो, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। चलिए, तो छात्रों आज हम आपके सामने हैं, देवीलाल आपके सामने हैं। इनकी अच्छी रैंक आई है, आरएस में एसडीएम बनेंगे और पुलिस से अब ये जा रहे हैं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये देखना हमें कि इस रैंक पर किस संघर्ष के दौरान ये पहुँचे हैं, क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल किया है, और हमें ये भी देखना है कि इनसे आप क्या क्या सीख सकते हैं। ये एक छोटा सा जो हमारा इंटरव्यू सेशन रहेगा, इसका उद्देश्य ये है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बच्चे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं उनको इनसे रियल मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा देवीलाल, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा, और आप इन छात्रों को अपना संक्षिप्त में परिचय बताएं। जी सर, मैं नागौर ज़िले के सर नावा तहसील में चोसला गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। 2006 में सर मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पे भर्ती हुआ था। फिर 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अभी वर्तमान में मैं सब इंस्पेक्टर हूँ पुलिस के अंदर, जयपुर में मैं पोस्टिंग है सीएम सिक्योरिटी में, और अभी इसमें ये रैंक आई है। सर जब कांस्टेबल में आने के बाद कुछ लोग मेरे सीनियर्स थे, वो तैयारी कर रहे थे, उनसे गाइडेंस लेके सब इंस्पेक्टर की मैंने तैयारी की। सब इंस्पेक्टर में होने के बाद मेरे उसमें 37 रैंक आई थी, और हिंदी के अंदर मेरे 186 मार्क्स थे। तो एक पेपर उसमें हिंदी का होता है। तो उससे फिर मेरे जो सीनियर्स थे और उसमें कुछ लोग सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने गाइड किया कि एक बार आपको आरएस का भी ट्राई करना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 2017 के अंदर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। 2017 में ये वैकेंसी आई। तो उसका एक फ़ायदा तो मुझे ये मिला कि जो सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी थी, तो उसमें जो आरएस प्री का जो पेपर होता है तो वो सेम सिलेबस इक्वल होता है। तो एक तो वो मेरे तैयार था। दूसरा जो हिंदी का पेपर था तो वो काफ़ी लीडिंग, जैसे इस बार 120 नंबर का है, फोर्थ पेपर ने काफ़ी लीडिंग रोल इसके अंदर निभाया है, तो वो मेरा लगभग तैयार था। तो राजस्थान का मेरा पहले से पड़ा हुआ था। बाकी चीज़ें कुछ है जो वो मुझे मेरे गुरुजन हैं, मेरे मेंटर हैं, श्री प्रेमदान रत्न जी हैं, जैसे निर्माण आईएएस से आपसे मेरे को गाइडेंस मिला है। ये गाइडेंस मेरा जुड़ता गया, मैंने उसमें मेहनत की और मैं सफलता से। आप जैसे नागौर से आप आए हैं, चूँकि नागौर कृषि प्रधान ज़िला है ज़्यादातर, और आजकल तो वहाँ पे ये गुंडागर्दी और इस तरह की चीज़ें भी, नशाखोरी ये भी बढ़ नहीं रही है। तो चूँकि माता पिता का ये रहता है कि भाई हमारे बच्चे हैं वो अच्छी पोस्ट पे जाएं, तो मैं चाहूँगा कि आपके माता पिता के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरीके से उन्होंने आपका पालन पोषण किया और किस तरह से उन्होंने मोटिवेट करके जयपुर जैसे शहर में आपको भेजा। मेरे माता पिता किसान हैं, अभी भी खेती करते हैं, और सही बताऊं तो उनको अभी तक भी ये नहीं पता है कि अब मैं जो सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैं किस पद पे हूँ। उन्हें, मैं चूँकि सब इंस्पेक्टर हूँ तो वो पता है उन्हें थानेदार है, वो बड़ा होता है उनकी नज़र में। थानेदार से अगर ऊपर बनाया तो ज़रूर कुछ अच्छा ही हुआ होगा। हाँ। लेकिन उन्होंने कभी हमें पढ़ाई के लिए ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि आप अच्छा पढ़ो, हम पैसे लगाएंगे आपके, क्या पढ़ना है वो आपको है। तो ये मैं जब जयपुर आने के बाद में, जब मेरे कई गाइड सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया है। अब ये मैंने सर ये देखा, अगर आप वास्तव में मेहनत करते हो, अपने प्रति ईमानदार रहते हो, तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं, मेंटर भी मिल जाते हैं, आपको हेल्पर मिल जाते हैं, आपको दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन उसके दौरान आपको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अच्छा देवीलाल, अभी चूँकि मार्क्स भी आ चुके हैं और हिंदी में आपने बताया कि बहुत अच्छे आपके एसआई में नंबर थे, तो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि भाई आपके टोटल कितने मार्क्स थे, सब्जेक्ट वाइज कितने थे, इंटरव्यू में आपका कितना स्कोर रहा। देखिए, पिछले साल जो रिज़ल्ट आया था 2016 के जो रिज़ल्ट आए थे, उसमें मैंने टॉपर्स की जो मार्कशीट थी उनका एनालिसिस किया था, और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो मैंने वीडियोज़ के अंदर देखी थी। तो उसके अंदर बेसिक मेरा ये टारगेट था कि मैं चारों पेपर्स के अंदर 100+ मार्क्स मुझे स्कोर करना है। कि जो 100+ मार्क्स स्कोर किया है वो प्रॉपर में आके अटकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सब में 100+। अब मेरे जो फर्स्ट पेपर में उसमें कम रहे हैं, 86 हैं, लेकिन जो मेरा सेकंड पेपर है उसने उसको बैलेंस कर दिया, उसमें 116 नंबर। गुड। थर्ड पेपर में 101 है और 10 में 110 है। तो मेरे जो टोटल हैं वो 414 मार्क्स हैं। फोर्थ पेपर में कितने आपके? 110 है। 110 है। ओके, इसका मतलब हिंदी आपकी अच्छी है, इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मैं इसमें चारों पेपर्स में एक तो जो राइटिंग स्किल्स है, जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा योगदान राइटिंग स्किल्स का रहा है। मैंने कम से कम 200
पेपर मेन से पहले लिखे हैं, जैसे टेस्ट लिखे हैं। टेस्ट सीरीज के मुझे टाइम नहीं मिलता था पुलिस में रहते हुए, तो मैं खाली पेपर ले जाता था, उनको लिखता था, मेरे मेंटर से चेक करवाता था, जहाँ भी मुझे टाइम मिलता उनसे चेक करवाता था। तो नाना करते मैंने कम से कम 200 पेपर सर लिखे हैं। तो उससे एक तो मेरी स्पीड बन गई, दूसरा मैं देखता था क्लासरूम के अंदर लोग लास्ट टाइम तक लिखते थे, और चारों पेपर्स के अंदर सर मैं 5 मिनट पहले मेरे चारों पेपर कंप्लीट करके उनके अंदर जो मात्रा वगैरह चेक करके मैं बैठ जाता था। तो ये मेरी प्रैक्टिस का ही सर मुझे वहाँ फ़ायदा मिला है। गुड। आपका जो इंटरव्यू रहा वो किस बोर्ड में था और उसमें कितने आपके मार्क्स आए, ये भी आप बताएं ताकि सब बच्चों को जानकारी मिल सके। मेरा इंटरव्यू 22 जून को था, श्री जसवंत राठी जी का बोर्ड था। टफ माना जाता है उनको। जसवंत राठी जी का बोर्ड काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन लकीली मेरे साथ ये हुआ कि हम 8 लोग थे, उसमें से जो ज़्यादातर जो लोग थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। ह्यूमैनिटी का मैं अकेला उसमें था। दूसरा, उस इंटरव्यू बोर्ड के अंदर एक रिटायर्ड IPS थे, सांगाराम चांगेड़, जो बाड़मेर के रहने वाले हैं और DGP भी रहे हैं, उन पर मूवी बनी है। तो मैं उनको पहले से जानता था, उनके इंटरव्यू वगैरह मुझे देखे हुए थे। तो मैं देखते ही उनको लग गया था कि मैं कुल 15 साल से पुलिस में हूँ, तो जाहिर सी है मेरा पुलिस पे चलने वाला है। मेरा 26 मिनट का ड्यूरेशन का इंटरव्यू रहा, और चारों जो मेंबर हैं, चारों मेरा पुलिस के अलावा कहीं भी नहीं गए। जो मेरी जो हॉबी थी लघु फिल्में, तो वो भी पुलिस रिलेटेड उनसे पूछा, तो ज़्यादातर जो मेरे जॉब पे थे उन्हीं पे रहा। क्योंकि मैं 15 साल से इसमें हूँ, तो मेरा वो अच्छा था, मेरा फील्ड था, मेरा लक भी रहा कि सब उसी पे चला। उसका फ़ायदा तो नहीं मिल गया कि आपको पुलिस वाले जानते थे, और कहीं ऐसा तो नहीं था आपको तो नहीं जानते थे, आप उनको जानते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो और वहाँ पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस जॉब में मैं हूँ वहाँ पब्लिक डीलिंग में थानों में भी रहा हूँ, तो पब्लिक डीलिंग का फ़र्क मिलता है। वहाँ इंटरव्यू के अंदर आपकी सर नॉलेज की परीक्षा नहीं होती। वहाँ पहले मैं ये सोचता था कि हाँ, जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, कम से कम 20 मैंने मॉक इंटरव्यू दिए होंगे। मैं जब SI का मॉक इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू दिया था RPSC में, तो मेरे सर 80 मार्क्स थे। वो शायद 2011 या 12 की बात है, आज से 10 साल पहले करीब। बिल्कुल मैं मानता हूँ मैं उसी लायक था उस समय। मुझे मतलब क्योंकि गांव की मैं पृष्ठभूमि में से आया हुआ हूँ, कांस्टेबल में था, ऐसी पृष्ठभूमि मिली थी कि बोल नहीं सकते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे मन में ये था कि मैं दोबारा एक RS का इंटरव्यू दूँ, मैं इस चीज़ को दूर करूँ। और लकीली आप विश्वास नहीं करोगे, जिस रूम में मेरा SI का इंटरव्यू था, किस्मत से उसी में मैं RS का इंटरव्यू दे के आया, वहीं उस जगह बैठ गए। इसके लिए मैंने कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं छोड़ी जहाँ मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिए हो। लगातार गाइडेंस लिए, आपने भी गाइडेंस लिया, आपने खुद मुझे लिख के दिया है कि आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आएगी। फिर पुलिस जॉब में रहने के लिए वजह से पब्लिक जो डीलिंग है उससे कॉन्फिडेंस आया, गाइडेंस आया। तो सर अगर मैं मानता हूँ मेहनत करते हो, हर चीज़ हो जाती है, धीरे धीरे सुधर जाती है। कितने नंबर मिले इंटरव्यू में आपको? 72 मार्क्स आए मेरे। गुड, अच्छे मार्क्स आपके इसमें स्कोर हुए। देवीलाल, आप चूँकि कांस्टेबल से आपका SDM साहब तक का सफ़र है, बहुत ही अच्छा ये संघर्ष वाला सफ़र आपका रहा है। अब हमारे राज्य के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आपका ये वीडियो देखेंगे, विशेष करके जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो भी आपको देख के मोटिवेट होंगे। कई तरह की भ्रांतियां होती हैं इस प्रिपरेशन को लेकर के, बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पैसे वाले ही कर सकते हैं, बहुत संसाधन इसके लिए चाहिए। आपने साबित किया है कि किसान का बच्चा भी अगर मेहनत करे तो कर सकता है। तो इस जर्नी जो आपकी रही है, इसको लेकर उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक न्यूज़पेपर में, तो वो छपा भी था। उसमें ये था कि जब मैं कांस्टेबल बना था तो मुझे RS की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। तो ये वास्तविकता भी है सर। 12th क्लास पास एक गांव का बच्चा है, उसे RS वगैरह की क्योंकि इतना माहौल नहीं मिल पाता। गांव में हमारे या तो लोग फौज में थे या पुलिस में थे या ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड ग्रेड टीचर थे। तो एक सहज मानवीय प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति उसी से कॉम्पीट करता है जो अपना बिल्कुल नज़दीक हो या पड़ोस में हो। तो गाँव में माहौल ही ऐसा था। यहाँ आने के बाद जब माहौल मिला है तो धीरे धीरे होता है। तब मुझे भी ये लगता था कि सिविल सर्विस एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है। अब जब मैं तैयारी की है, मेहनत की है, आत्मविश्वासन रखा है, लोगों से गाइडेंस मिला है, जब इसमें किया है, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिविल सर्विस कोई रॉकेट साइंस है। बिल्कुल गांव का जो बच्चा है वो भी है, गरीब घर का है, ऐसा है। अगर मेहनत करते हो तो आप अपना मुकाम पा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहुत से बच्चों में ये भी रहता है कि सिविल सेवा परीक्षाएं, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे मानते हैं, चूँकि शिक्षक हूँ तो मैं सारी चीज़ें जानता हूँ कि क्या क्या करना है, किंतु जब सफल हो जाते हैं तो उनकी बातें मंत्र जैसे लगती हैं। तो आपसे बहुत बच्चे मोटिवेट हों। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं कि 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा या पैसा होना ही इसकी एक सफलता के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, इनको आप किस तरह से दूर करेंगे? मुझे नहीं लगता कि 20 घंटे की पढ़ाई कोई करता होगा। तो अगर कोई करता है तो मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। रोबोट जैसा होगा वो।
क्योंकि एग्ज़ाम से जब बिल्कुल सर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तब तो टाइम का कोई देखा नहीं जाता, उसमें हाँ। मैक्सिमम टाइम जितना हो उतना किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले 6 महीने पहले, साल भर पहले 4-5 घंटे की अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो वो काफ़ी मददगार होता है। उस दौरान अगर आप 20 घंटे, अगर कोई कहता है मैं 20 घंटे क्या मैं करता हूँ, वो कहता है 12 घंटे भी अगर मैं पढ़ता हूँ तो वो अपना धैर्य खो देगा धीरे धीरे। 5-6 घंटे की कंसिस्टेंसी रखो तो उसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इस दौरान मेरा कहना यही है कि जो मूल मंत्र है कि एक तो सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। पूरे जर्नी के दौरान मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं रहा हूँ। अभी भी मेरे पास कुछ लोग मैसेज करते हैं कि आपकी फेसबुक आईडी क्या है, जबकि मैंने कोई फेसबुक आईडी नहीं बनाई, इंस्टाग्राम है। इवन दो व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी मैं हिस्सा नहीं रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि उस पर झूठे प्रोपेगेंडा चलते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, उससे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। अब मैं बताऊँ आपको, व्हाट्सएप जब मेंस एग्ज़ाम थे उससे पहले मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दी थी, मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर मैं मेंस दे के दूसरे दिन जब खोला तो उससे पहले एग्ज़ाम से जस्ट 25-26 जून को एग्ज़ाम था, 24 जून की रात तक ये मैसेज आए थे उस ग्रुप में। जब मैंने 26 को देखा कि ये एग्ज़ाम आगे बढ़ने वाला है, उसमें कुछ कोई आरक्षण को लेके ऐसा कुछ इशू था, उस इशू को लोगों लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लोग मिले थे, ऐसा कुछ उस ग्रुप्स पे चल रहा था। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये देखा होगा, क्योंकि सुबह आपको एग्ज़ाम देना, वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। तो सही मैं बात। इस चीज़ से कहूँगी सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, आत्मानुशासन और अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आप चूँकि बहुत टफ सेवा, पुलिस आप जानते हैं कि बहुत टफ सेवा है, 24/7 है, मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक जो आपका थानेदार का जॉब था, वैसे भी माना जाता है कि भाई वहाँ तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ाई का माहौल है ही नहीं, तो किस तरह से बैलेंस किया आपने अपना वर्क और स्टडी? देखिए, इसके अलावा मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6th क्लास में है, 4th क्लास में, तो 3 जिम्मेदारियाँ मैंने फॉलो की है। और सिविल सेवा का सर नेचर भी ऐसा है कि एक ऐसा सिविल सर्वेंट मिले सरकार को जो सब चीज़ों को मैनेज कर सके। गुड। तो फील्ड में हालांकि मैं नहीं रहा, तैयारी के लिए मैं नॉन फील्ड हुआ, इधर CM सिक्योरिटी में आया, यहाँ सिर्फ ड्यूटी 6 से 8 घंटे, उससे एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता था मुझे 4-5-6 घंटे जो भी मिलता था, तो उनमें मैं अपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता था। उनमें ये रहता था कि मैं पूरा अपना 100% दूँ। 5-6 घंटे जो मुझे मिलते हैं वो मैं लगातार कंसिस्टेंट रखा। ओके। अभी नई वैकेंसी आ चुकी है, तो जो आने वाले अभ्यर्थी हैं जो 2021 RS के लिए अब तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? उनमें सर 2 तरह के हैं, एक तो बिगिनर्स हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मेरी स्ट्रेटेजी रह रही थी कि मैं मेंस की तैयारी करूं, प्री की अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्री का जब एग्ज़ाम होता है तो उससे 1 महीने पहले आपको प्री पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि बदकिस्मती से हमारा प्री नहीं निकल पाता और हम रह जाते हैं। तो आपको तैयारी मेंस की, क्योंकि लगभग इक्वल है, कोई चेंजेस नहीं है, मैथ और रीजनिंग के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है प्री में, तो मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए। जब पीटी आ जाए तो 1 महीने पहले उस पर फोकस करें, साथ साथ में दोनों चीज़ें तैयार होती जाएगी, वो इंटरव्यू में भी फ़ायदा करेगी, तो मेंस की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। गुड। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम प्री की कर लेंगे तो मेंस तो अपने आप हो ही जाएगा, या पहले प्री कर लें, प्री नहीं होगा तो मेंस कैसे होगा। ऐसे बच्चों को क्या संदेश होगा आपका, जो सेलेक्टिव स्टडी करते, पहले प्री होगा तो मेंस, इस तरह से? सर, मैंने जब स्टडी स्टार्ट की थी तो मैंने खुद के जो पूरा सिलेबस, सबसे पहले तो पूरे सिलेबस को मैंने समझा, सिलेबस के बाद में मैंने खुद अपने नोट्स बनाए। तो जो टॉपिक हैं टोटल 3 पेपर्स के, चौथा लैंग्वेज का, उसका नोट्स बन भी नहीं सकते, तीनों पेपर का सर मैंने जो टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक, उन एवरी टॉपिक को मैंने लिखा है। उनके लिए फिर चाहे रेफरेंस बुक हो, चाहे किसी कोचिंग के नोट्स हो, चाहे कहीं से भी मुझे मैटर मिल रहा हो, तो उनको मैंने कंपाइल किया एक जगह। तो उनको मैंने ऐसे लिखा है कि चाहे 5-15 शब्दों में आ जाए, 50 शब्दों में आ जाए, 100 मार्क्स में आ जाए, इतना मैटर मैंने उनको उनके अंदर डाल दिया और फिर उनका बार बार रिवीजन किया। तो वो सारी चीज़ें मुझे प्री में भी काम दी, मेंस में भी काम दी, और अभी इंटरव्यू के दौरान भी उनको वापस देखने में आता है, क्योंकि सिलेबस सर इतना बड़ा है। फिर इस तो एग्ज़ाम का जो नेचर है कि 2 दिन में 4 पेपर होते हैं, तो उन 2 दिनों में आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना होता है। 6 घंटे बैठना भी रहता है आपको, बैठना भी रहता है। अगर रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन किताबों के अंदर हो नहीं सकता। उस दौरान अगर नोट्स आपके पास होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाता था। सही बात है, के होते थे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही। ओके। एक चीज़ RS का ये भी है, चूँकि 2018 वाली वैकेंसी को देखें तो 4 साल पूरे लग गए, 16 वाली देखें तो 4 साल लग गए, 13 वाला जो निकला वो भी पूरे 4 साल लेके बच्चों को सिलेक्शन देती है। तो जैसे UPSC है, हर साल आपका चयन होगा या फेल होंगे, यहाँ आपको पंचवर्षीय योजना हो जाती है। तो ऐसे में एक अभ्यर्थी अपना मोटिवेशन कैसे बनाए, आपने क्या किया ऐसा? क्योंकि आपका तो मुझे ध्यान है कि आपने बार बार छुट्टियाँ ली और
फिर आपका इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हुआ, कभी मेंस की एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई। तो जब नए बच्चे आरएएस के लिए सोचते कि बनना तो है, लेकिन जब उनको पता लगता है कि यार 4-5 साल में एक बार वैकेंसी होगी, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो किस तरीके से वे बच्चे अपने आप को मोटिवेट बनाए रखें, इसके लिए आपका क्या उन बच्चों के लिए संदेश है? आरएएस परीक्षा के लिए ये कहते हैं कि आरपीएससी आपके धैर्य की भी परीक्षा लेती है, तो इसमें धैर्य बनाए रखना भी ज़रूरी है। जब आपके एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आ रही हो, तब भी आप घंटे 2 घंटे अपने लगातार निकालते रहें। और क्योंकि ये लिटिगेशन वगैरह होती है, और अब सरकार ने कमेटी भी बनाई है, वो काफ़ी उसमें फास्टली होगा। एमएल कुमावत सर की। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो होगा, लेकिन जब टाइम मिलता है अपना घंटे 2 घंटे राइटिंग स्किल्स को अपने सुधारें और कुछ चीज़ें पढ़ते रहें और धैर्य बनाए रखें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप सिलेक्ट होते हैं ना, ये 4-5 साल का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इतनी खुशी मिलती है। बच्चों का, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जयपुर जैसे शहर में आके कोचिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पैसे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई ऑथेंटिक बुक्स या जो आपने कुछ पढ़ा हो अलग से, ऐसा क्या बताना चाहेंगे? मेरा जो ज़्यादा जोर रहा है वो रेफरेंस बुक्स पे रहा है, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, एनसीईआरटी की हो, वहाँ से मैंने कंटेंट लेके अपने खुद के नोट्स बनाए। गुड। निर्माण आईएएस से आप जुड़े हुए हैं, तो निर्माण आईएएस में आपकी जर्नी, चूँकि मैं देखता था कि आप अपनी नौकरी के साथ इसको बैलेंस करना बहुत टफ रहता था। आप यही कहते हैं सर, भागा ही रहता हूँ मैं हमेशा। तो किस तरह से आप निर्माण को अपना श्रेय देना चाहेंगे? कहाँ तक आपको लगता है कि ये सहयोग कर रहा है छात्रों का? बिल्कुल सर, प्रभात सर आपका इसमें सहयोग रहा है काफ़ी। मैं कोचिंग तो नहीं कर पाया क्योंकि पुलिस जॉब में इतना लंबा हो जाता है, तो नोट्स मैंने लिए हैं, टेस्ट सीरीज में लेके गया हूँ, आपसे कॉपियाँ चेक करवाई है। और इंटरव्यू के दौरान तो आपने लिख के भी दिया है कि आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है। तो अगर कोई टीचर ये लिख के दे देता है स्टूडेंट को, तो उसका कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो उसका नतीजा है सर जो हम सक्सेस हुए हैं। निर्माण आईएएस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, तो आपके सामने थे देवीलाल जी, नागौर के रहने वाले हैं और इस बार एसडीएम पर ये चयनित हुए हैं। बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं इनको। अब ये देश सेवा करें, क्योंकि जब बनते नहीं है तब तक हम ये कहते हैं कि देश सेवा करने के लिए हम इसमें आ रहे हैं। अब आप इसमें आ चुके हैं, तो हमारी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं निर्माण परिवार की ओर से। और संदेश है कि ये पूरी तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने करियर के साथ बैलेंस बना करके राष्ट्र की सेवा करें। और जिन गरीब लोगों के विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, सबको साथ लेकर के ये चलें और अपने करियर में उन्नति तक ये पहुँचें, ऊंचाइयों तक जाएं। इसी के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक मोमेंटो में देख करके इनका स्वागत करूँगा निर्माण की ओर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं देवीलाल जी, खूब उन्नति कीजिए। हाँ, खुश रहें।